नमस्ते मैडम, मैं वैभव बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से। विद्या बात कर रही हूँ आइडिया कंपनी की ओर से। मैडम, आपका नाम केबीसी के लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ आपकी है। प्रॉपर्टी को हमारी कंपनी ने मोबाइल टावर लगाने के लिए सिलेक्ट किया है। सर, आपका आधार कार्ड सिस्टम में अपडेट नहीं है। मैडम, इसके लिए आपको पहले केवल 25,000 रूपए गवर्नमेंट टैक्स के रूप में जमा कराने और आपने जीते हैं पूरे 25 लाख के बदले आपको हर महीने 1 लाख रुपए आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सर, आपके एटीएम कार्ड के पीछे 3 नंबर है। वेरिफिकेशन पर्पज के लिए आप मुझे वो बताइए। भेजा है जिसमें मैडम, हमारी बैंक की तरफ से आपको 25 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया गया है। दोस्तों, आज की मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग ट्रिक्स और आपकी जरा सी चूक का फायदा उठाकर साइबर ठग आपको लाखों का चूना लगा सकते हैं। सूरत के एक व्यक्ति को ऑनलाइन आई लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ गया। ठगों ने इनके मेल पर एक लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करते ही सुशील जैन नाम के इस व्यक्ति के खाते से 2,18,000 रुपए गायब हो गए। साइबर ठग हर बार अपनी शिकार को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कभी फिशिंग मेल के जरिए ठगी की जाती है तो कभी ओटीपी के जरिए। सूरत का यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। पूरा केस जानने से पहले आइए हम साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जामताड़ा झारखंड राज्य के आसनसोल के पास बसा एक छोटा सा गांव। वैसे तो इस गांव में कुछ खास नहीं है, सिवाय इसके कि इंडिया में होने वाले अधिकतर साइबर क्राइम के तार इस गांव से जुड़े होते हैं। केवल 2000 की आबादी वाले इस गांव का हर शख्स किसी न किसी प्रकार से साइबर क्राइम से जुड़ा है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजना जरूरी नहीं समझते, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले इन कॉल सेंटर्स में वो अपने बच्चों को जरूर भेजते हैं। आप ये सोचते होंगे कि साइबर क्राइम करने वाले काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते होंगे, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। इनमें से अधिकतर लोगों ने अपना प्राइमरी एजुकेशन तक पूरा नहीं किया है और इनके अधिकतर शिकार आप और मेरे जैसे शहरों में रहने वाले हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ के अधिकतर लोग अनएजुकेटेड हैं, इसलिए इन्हें प्रोफेशनल कॉल सेंटर जैसे फ़ोन पर बात करने का एक्सपीरियंस नहीं था और कॉलिंग करते समय कई बार ये पकड़े भी जाते। इसके इलाज में इन्होंने एक तरकीब लड़ाई। यहाँ के लड़कों ने बाहर की एजुकेटेड लड़कियों के साथ शादी की ताकि ये लड़कियां प्रोफेशनल तरीके से कॉलिंग करके लोगों को फंसा सके। दोस्तों, इन लोगों को पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा जांच एजेंसियों से एक कदम आगे की सोचते हैं। यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम भी काफ़ी पेचीदा है। पॉलिटिशियंस और पुलिस का भी इन लोगों को सपोर्ट मिलता है और इनमें से अधिकतर क्राइम 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों से करवाए जाते हैं। कुछ क्रिमिनल्स तो अब खुद पॉलिटिक्स में एक्टिव है और ये बाकी क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, आपको अगर इस गांव में बड़े बड़े बंगलोज और लग्जरियस कारें दिख जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये लोग आप और मेरे जैसे लोगों से कई ज़्यादा पैसा बनाते हैं। आइए अब इनके क्राइम करने के तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने टारगेट किया एटीएम कार्ड धारकों को। शुरुआत में एटीएम कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती थी और बैंकों के कस्टमर भी इतने एजुकेटेड नहीं थे। इसका ही इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, एटीएम कार्ड का वेरिफिकेशन करना है, अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है, ऐसे कई बहाने बताकर ये लोग ग्राहकों से उनकी एटीएम कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग लेते और अकाउंट से पैसा उड़ा लेते। इस समस्या के समाधान के रूप में बैंकों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए ओटीपी इंट्रोड्यूस किया। अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए आपको ओटीपी डालना पड़ता था, लेकिन इसका भी ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि अब ये क्रिमिनल्स ग्राहकों से ओटीपी भी मांगने लगे। लेकिन जब बैंकों के ग्राहक धीरे धीरे इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में एजुकेट होते गए, तब ये तरीका फेल होने लगा। इसके बाद लॉटरी, लकी ड्रॉ या लोन अप्रूवल के तरीके अपनाए जाने लगे, जिसमें लोगों को लॉटरी लगने के बारे में, लकी ड्रॉ में कार खुलने के बारे में, किसी फ्री टूर पैकेज के बारे में या फिर लोन सैंक्शन होने के बारे में बताया जाता और गवर्नमेंट टैक्स के नाम पर उन लोगों से पहले कुछ राशि किसी बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाती। केबीसी का लकी ड्रॉ एकदम ओरिजिनल लगे, इसलिए अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ निकाली जाती और इसमें ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके वो लोगों के व्हाट्सएप पर भेजी जाती। लोग इन ट्रिक्स के झांसे में आ जाते और अपनी डिटेल्स दे बैठते और उनका पैसा अकाउंट से गायब हो जाता। डेटिंग ऐप्स पर खूबसूरत लड़कियों के फोटो लगाकर लोगों से लुभावनी चैटिंग करना और उनसे पैसे लूटना। वर्क फ्रॉम होम के जॉब ऑफर्स, अब्रॉड में काम करने के लिए जॉब ऑफर्स, ऐसे ढेर सारे तरीके हैं जिनसे ये क्रिमिनल्स लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एजेंसीज जब इन लोगों के कॉल ट्रेस करने लगी, तब इन लोगों ने सिम कार्ड्स को बदलना स्टार्ट कर दिया। वीपीएन का इस्तेमाल शुरू हो गया। जब मोबाइल के IMEI नंबर की ट्रेसिंग शुरू हुई, तो हर सक्सेसफुल कॉल के बाद ये लोग अपना मोबाइल फ़ोन भी चेंज करने लगे। जामताड़ा में रोज़ के हज़ारों सिम कार्ड्स बिकने लगे, जिसके लिए फर्जी ID प्रूफ्स का इस्तेमाल होने लगा।
कई बार तो मरे हुए लोगों के नाम पर भी सिम कार्ड इशू किए गए। ये समझ में आने के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने सिम कार्ड बेचने के लिए आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया। तब सिम कार्ड खरीदने आए लोगों को बिना बताए ही उनकी आधार डिटेल्स कई बार कैप्चर की जाने लगी और उनको बिना पता चले ही उनके नाम पर कई सारे सिम कार्ड इशू होने लगे। सुशील जैन, जिनका मैंने इस वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया, इनका किसी कुरियर कंपनी से एक पार्सल आने वाला था। जब 3 दिनों तक पार्सल नहीं आया तब इन्होंने गूगल पर सर्च करके उस कुरियर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर निकाला और उस पर कॉल किया। कस्टमर केयर वाले ने सुशील जी को कुरियर कंसाइनमेंट का नंबर पूछा, जिसके बाद सुशील जी के मेल पर एक लिंक भेजा गया। जैसे ही सुशील जी ने उस लिंक में अपने डिटेल्स भरे, उनके अकाउंट से 2 बार 99,000 रुपए काटे गए और तीसरा मैसेज 20,000 रुपए कम होने का आया। ठगों ने केवल 2 मिनट में शिकायतकर्ता के खाते से 2,18,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू हो गई। दोस्तों, आज तक न जाने कितने लोग अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा साइबर क्रिमिनल्स के हाथों गंवा चुके हैं। इस केस में साइबर क्रिमिनल्स ने कुरियर कंपनी के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट बनाई और जिसमें कस्टमर केयर के नंबर के जगह अपना नंबर डाल दिया और बाद में मेल फिशिंग के जरिए सुशील जी की पर्सनल डिटेल्स चुरा ली और उनके अकाउंट से पैसा उड़ा लिया। डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन जैसे कई तरीके हैं जिनके जरिए साइबर क्रिमिनल्स लोगों को लूटते हैं। किसी की निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या फिर उसे चुरा लेना, यह भी एक साइबर अपराध है। साइबर क्राइम के अपराधों को पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज दोनों भी देखते हैं। आरबीआई के रिपोर्ट्स के अनुसार साइबर क्राइम में चुराए गए पैसों का डेटा कुछ इस प्रकार है। साल 2019 और 20 185 करोड़, साल 2020 और 21 160 करोड़ और साल 2021 और 22 128 करोड़। ये डेटा ये बताता है कि साइबर क्राइम साल दर साल कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि लोग अभी सच में जागरूक हो चुके हैं और ऑनलाइन काम करते समय वो काफी सतर्क रहते हैं, और इसके साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए सिक्योरिटी स्टेप्स भी काम कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से अधिकतर फ्रॉड रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि बहुत से फ्रॉड्स काफी कम अमाउंट के होते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड में ठगे गए लोगों में से केवल 15 से 20% लोगों के पैसे ही वापस मिल पाते हैं। अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो क्या करें? अगर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो आप cybercrime.gov.in या फिर ncrb.gov.in पर जाकर आपके साथ हुए साइबर क्राइम को वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही पुलिस स्टेशन में जाकर भी आप इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। साथ ही साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी है। इनमें से पहला है 155260 और दूसरा है 1930। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि अगर साइबर क्रिमिनल्स आपके अकाउंट से पैसा उड़ाते हैं तो क्या ये पैसा वापस मिल सकता है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार आपके साथ हुए किसी भी साइबर क्राइम को आपने 90 दिनों के अंदर बैंकों में रिपोर्ट करना है। अगर साइबर फ्रॉड के केस में आपकी कोई लापरवाही नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपने अपनी अकाउंट डिटेल्स या फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स साइबर क्रिमिनल्स को नहीं दी, फिर भी आपके अकाउंट से पैसे गए, तो ऐसे केसेस में बैंकों को आपका पैसा वापस लौटाना है। लेकिन अगर पैसा आपकी लापरवाही की वजह से गया है तो बैंक वो पैसा लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। और हाँ, अगर बैंक में रिपोर्ट करने के बाद भी आपके साथ दोबारा फ्रॉड होता है तो उस केस में बैंक ने आपका पैसा आपको लौटाना है। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड होता है तो उसकी जानकारी जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में दे और आपके पास उस फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी सबूत है वो सारे पुलिस के पास प्रेजेंट करे, क्योंकि आप जितना जल्दी ये कार्रवाई करेंगे उतना ही ज्यादा चांस होता है आपके पैसे वापस आने के। दोस्तों, आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर क्रिमिनल्स को 2 से 3 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम से बचने का केवल एक ही तरीका है और वो ये कि आपकी अकाउंट डिटेल्स, आपके कार्ड की डिटेल्स और आपकी पर्सनल डिटेल्स कभी किसी को ना दे। जब भी आपको आपके इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करना है या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो ऐसे समय में कुछ सावधानियां बरतें, जैसे कि किसी साइबर कैफे में, पार्क में या फिर भीड़ भाड़ की जगहों पर ऐसे ट्रांजैक्शन ना करें। जब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये इंश्योर करें कि कोई भी आपको आपके आईडी पासवर्ड डालते समय ना देखे। एसएमएस, ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर आई अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचे। आपके एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स कभी किसी को बिना वजह ना दे। दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय हमारी जागरूकता और हमारी सजगता ही हमें साइबर क्राइम से बचा सकती है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।